ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम विस्तार विशेष में आपको आपसे जुड़े मुद्दों से रूबरू कराते हैं। पर शुक्रवार का दिन लोकतंत्र के महापर्व के नाम रहा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। तो विस्तार विशेष में आज बात भी चुनाव विशेष होगी। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन 7 लोकसभा सीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन पर वोट पड़े। चुनाव विशेष में सबसे पहले बात बस्तर लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बस्तर वो इकलौती सीट है जहां पहले चरण में मतदान हुआ। एक तरफ ये सीट अति नक्सल इलाकों में आती है, तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर उन सीटों में शुमार है जिस पर बीजेपी का खास फोकस रहा। बस्तर लोकसभा में चुनाव के दिन क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कद्दावर नेता और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने महेश कश्यप पर भरोसा जताया। शुक्रवार को महेश कश्यप की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें मतदान करने से पहले महेश कश्यप अपनी मां का आशीर्वाद लेते नजर आए। इसके साथ ही बस्तर से लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। पोलिंग बूथ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतारें दिखी, जो ये बताता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अब तस्वीर बदल रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा में भी जिस श्यामागिरी गांव में नक्सलियों ने भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी, उस गांव में भी ग्रामीण बड़ी संख्या में वोट देने अपने घरों से निकले। जब यहाँ के वोटर्स इस सड़क से जाते होंगे तो यह भी जानना जरूरी है क्या उनके मन में इस घटना के बाद डर है, क्योंकि नक्सलियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। ऐसे में यहाँ के वोटर्स लोकतंत्र पर विश्वास कर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। श्यामगिरी की इस पोलिंग बूथ के बाहर सुबह 6 बजे से ही ग्रामीणों की लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ वोट डालने अपने घरों से निकले हैं। ये इलाका जो नक्सल प्रभावित है, जहाँ 5 साल पहले विधायक की हत्या कर दी जाती है। जानते हैं ये ग्रामीण यहाँ वोट डालने क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ खड़े जवान जो हैं, ये इनके अंदर ये विश्वास पैदा करते हैं कि अगर ये वोट डालते हैं, इसके बावजूद ये सुरक्षित रहेंगे। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इधर बीजापुर में मतदान के दौरान आईईडी ब्लास्ट भी हुआ। सीआरपीएफ कांस्टेबल देवेंद्र कुमार इस हादसे में शहीद हो गए, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हुए हैं। अब बस्तर के चुनावी समीकरण के बारे में जान लेते हैं। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर लोकसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं साल 1996 तक ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। कांग्रेस के दीपक बैज इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा 6 बार बस्तर में विधायक रह चुके हैं। वोटिंग होने से पहले बस्तर का चुनाव प्रचार भी चर्चा में रहा। चुनाव प्रचार के दौरान कवासी लखमा के बयान भी जमकर वायरल हुए, तो कुछ तस्वीरों के चलते कवासी लखमा विवादों में भी घिर गए। पर अब वोटिंग होने के बाद चुनाव में किसकी तकदीर बदलती है? क्या बीजेपी कांग्रेस के हाथ से ये सीट छीन लेती है, या फिर बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब होती है? ये देखने वाली बात होगी। ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये तस्वीर है, ये विश्वास है इनका लोकतंत्र पे कि अगर ये वोट डालते हैं, एक सशक्त सरकार चुनते हैं, तो इनके क्षेत्र का विकास हो सके। और यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ विधायक की हत्या कर दी गई थी। मुख्य सड़क पर ब्लास्ट किया गया था, लेकिन ग्रामीण फिर भी वोट डालने निकले हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास है लोकतंत्र पे कि अगर ये वोट डालेंगे, एक अच्छी सरकार चुनेंगे, तो क्षेत्र का विकास भी होगा। और पिछले 4 दशकों से ये जो पूरा इलाका नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, इससे इन्हें निजात मिल पाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए वोटर टर्नआउट के बारे में बात करें तो 63.41% वोटिंग देखने को मिली। यानी इस बार बस्तर किसकी किस्मत बदलेगा, ये मतदान प्रतिशत देखकर साफ साफ नहीं कहा जा सकता।
अब बात मध्य प्रदेश और देश की सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा की। चुनाव से पहले सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकते हुए दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का जब भी जिक्र आता है तो जहन में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की तस्वीर उभरने लगती है। वजह भी है, चाहे आपातकाल के बाद वाला चुनाव हो, चाहे राम मंदिर आंदोलन की लहर रही हो, या 2014 या 2019 में मोदी के नाम की लहर, यहाँ की जनता टस से मस नहीं हुई। यहाँ पर कांग्रेस मजबूती से चट्टान बनकर खड़ी रही। इस सीट पर कांग्रेस कितनी मजबूत है इसको ऐसे समझिए। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 29 में से 28 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट को कांग्रेस से नहीं छीन पाई। खुद कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी अलकानाथ एक बार साल 1996 में और उनके बेटे नकुल नाथ साल 2019 में यहां से पहली बार चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को ही मैदान में उतारा है। कमलनाथ को अभी भी भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता पर कि जिस तरह पिछले 44 सालों में जनता ने उनका साथ दिया, यही जनता छिंदवाड़ा की आगे भी उनका साथ देती रहेगी। हाँ, मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ का कहना है कि जनता इस बार भी सच का साथ देगी, यानी कांग्रेस को वोट करेगी। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। बीजेपी ने जिन बंटी साहू को चुनाव मैदान में उतारा है वो 2 बार कांग्रेस को चुनावी मैदान में चुनौती दे चुके हैं। पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर महज 37,000 वोट था। जिस तरह से इन चुनाव में नकुल नाथ का परिवार एक्टिव दिखा, उसी तरह बंटी साहू की मां और उनकी पत्नी भी चुनाव में सक्रिय रहीं। अभी हमारे साथ में विवेक बंटी साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमलनाथ भावनात्मक अपील कर रहे हैं, 44 साल के रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं छिंदवाड़ा की जनता से। नकुल नाथ कहाँ है? नकुल नाथ भी हैं, कमलनाथ कहाँ है? उन्होंने क्या किया? नकुल नाथ जी तो आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी मीडिया वाला है, कोई भी सवाल जवाब कर सकता है, वो तो बात भी नहीं कर रहा है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरे 5 साल में 5 काम तो कर नहीं पाए। अपने 20 कार्यकर्ताओं के नाम नहीं जानते। दीपक सक्सेना जी जो उनके साथ पहले दिन से, कमलनाथ जी के साथ पहले दिन से खड़े थे, जो हमारे आदिवासी नेता कमलेश साहब विधायक, हमारे छिंदवाड़े का बेटा विक्रम महापौर, जो सब उनके जो अपमानित करते हैं, और जो उन्होंने आदिवासियों को कहा बिकाऊ और गद्दार। अरे हमारा आदिवासी तो इतना स्वाभिमानी है कि अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो 4-4 दिन वो घास की रोटी बना करके खाता है। उसको आप बिकाऊ और गद्दार कह रहे हो? तो ये विवेक बंटू साहू हैं जो बता रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे अगर यहाँ की जनता ने इन्हें जिताया तो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए वोटर टर्नआउट के बारे में बात करें तो 73.85% वोटिंग देखने को मिली। इससे अच्छे मतदान प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है, यानी इस बार जनता ने जिसे अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुना है, पूरे मन से चुना है। पहले चरण में जबलपुर सीट पर भी मतदान हुआ। महाकौशल की इस अहम सीट पर सियासी समीकरण बहुत दिलचस्प है। बीते कई चुनावों से ये सीट बीजेपी का गढ़ बनी रही है। इस बार बीजेपी से नया चेहरा आशीष दुबे हैं तो कांग्रेस से दिनेश यादव की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। जबलपुर लोकसभा का सियासी समीकरण को समझें तो यहां पर 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इस सीट पर 28 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2019 में 69.04% मतदान हुआ था और जिसमें बीजेपी के राकेश सिंह को मिले थे 65% वोट। कांग्रेस सिर्फ 29% वोट पर ही सिमट गई थी। वोटिंग के वक्त बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे वोट करने के लिए आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी। पहली प्रतिक्रिया आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने काम किए हैं, हमारे पास नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले, मोदी जी को इस जनता का भरोसा और विश्वास कायम रहे उन पर,
और मुझे भी आशीर्वाद मिले। चुनाव प्रचार में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, कोई कमी नहीं। पूरे प्राण से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हुए वोटर टर्नआउट के बारे में बात करें तो 56.74% वोटिंग देखने को मिली। शायद इस बार जबलपुर की जनता दोनों पार्टियों में हुए प्रत्याशियों के बदलाव से खुश नहीं है। अब बात सीधी लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने नए चेहरे राजेश मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल मैदान में हैं। इस सीट का कुछ समीकरण और राजनीतिक इतिहास है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सीधी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह का गढ़ कही जाने वाली ये सीट कई खूबसूरत नजारों की वजह से मशहूर है। कैमूर पहाड़ियों के बीच बसे इस क्षेत्र में कई सुंदर दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ पर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इलाका घड़ियालों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है और इसके साथ ही ये इलाका धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी काफी समृद्ध है। कुदरत ने इस इलाके को जिस खूबसूरती से संवारा है उतना ही दिलचस्प है यहाँ का सियासी इतिहास। यहाँ के राज परिवार के झगड़ों की वजह से ये सीट पूरे देश में चर्चा में रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और उनके छोटे भाई रण बहादुर सिंह का विवाद आज भी कई लोग याद करते हैं। यहाँ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पहचान मानी जाती है। यहाँ शुरुआती दौर में सोशलिस्टों का कब्जा रहा। यहाँ से 1971 में अर्जुन सिंह के छोटे भाई निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत दर्ज भी की थी। ये लोकसभा सीट लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रही है। 1998 से बीजेपी का गढ़ बनी। अब तक बीजेपी को सिर्फ एक बार उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2014 से 2019 में बीजेपी की रीति पाठक यहाँ से जीती हैं। सीधी लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां बीजेपी के 7 विधायक तो कांग्रेस से सिर्फ अजय सिंह राहुल भैया ही जीतने में कामयाब हुए थे। अब 2024 में सीधी की जंग बड़ी टेढ़ी नजर आ रही है। बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मैदान में है, क्योंकि यहाँ का जातिगत समीकरण अपने आप में बेहद खास है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स का दबदबा है। एससी और एसटी वोटर्स की संख्या करीब 4 लाख है, ब्राह्मण और क्षत्रिय करीब 3 लाख है। कुल मतदाताओं की संख्या 20,18,153 है। इनमें पुरुष मतदाता 10,46,395 है और महिला मतदाता 9,71,744। यहाँ का जातिगत समीकरण साधना भी पार्टियों के लिए आसान नहीं रहता। ब्राह्मण और क्षत्रिय चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, तो एससी और एसटी वर्ण चुनाव की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीधी से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राष्ट्र की विकास की जो गति है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो अनवरत जारी रहे और हमारे सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए मैं प्राण से जो भी सर्वांगीण विकास के कार्य हैं उनको हम पूरा करने। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है और सीधी की लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की पूरी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर समर्पित। कितना कॉन्फिडेंस है सर? मेरा कॉन्फिडेंस ईश्वर की कृपा से 100% है और ईश्वर मेरा है जनता जनार्दन और भगवान। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए मतदान प्रतिशत के बारे में बात करें तो 51.56% वोटिंग ही देखने को मिली। बालाघाट सीट यानी मध्य प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीट जहां नक्सलवाद की छाया है। इस सीट पर 1998 से बीजेपी का कब्जा है। इस बार इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने नए चेहरे भारती पादी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से सम्राट सरस्वार मैदान में है। बालाघाट का सियासी समीकरण समझें तो 1998 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के मधु भगत को हराया था। बीजेपी से भारती पादी मैदान में है तो कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार प्रत्याशी बनाए गए हैं। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पादी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
निश्चित तौर पर बहुत उत्साह, जिस तरीके से मैं बूथों पे गई मतदाताओं में है तो उनको देखकर मेरा भी उत्साह 4 गुना हो गया है कि इतना आशीर्वाद बालाघाट की जनता मुझे देगी। उनके फेस से, उनके वोट देने के भी जो आए हैं उत्साह से समझ में आ रहा है। तो मैं तो सच में देकर इतना अपूर्व आशीर्वाद और स्नेह देकर मुझे बालाघाट की जनता दे रही है, मैं सदा इन सबकी ऋणी रहूँगी। एकदम 1001% आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अकेली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय पार्टी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। बालाघाट से कांग्रेस के उम्मीदवार सम्राट सिंह सासुआ ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस बार हमारे मतदाताओं ने बिल्कुल सोच के रखा है कि सरकार पलटना है, बहुत हो गया, इनकी तानाशाही बहुत हो गई, इनके झूठे वादे बहुत हो गए। तो अभी पूरे मतदाता उत्सुक होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुए वोट प्रतिशत के बारे में बात करें तो 71.08% वोटिंग यहां पर देखने को मिली। विधानसभा चुनाव में भी बालाघाट में 70% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला था। इस सीट के त्रिकोणीय मुकाबले का क्या नतीजा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मंडला लोकसभा सीट का मुकाबला भी इस बार बहुत दिलचस्प है। बीजेपी से 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम से उनका मुकाबला है। इस सीट का सियासी समीकरण इस रिपोर्ट में देखिए। मंडला लोकसभा सीट, आदिवासी बाहुल्य ये सीट कान्हा नेशनल पार्क और नर्मदा के किनारों के कारण मशहूर है। यहां की सियासत हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ज्यादा नजर आई। 2024 के संग्राम में एक बार फिर सियासत जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो दूसरी तरफ 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम। मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यहां के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है मंडला सीट। 2024 और 2019 में जीते बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते, 2009 में जीते थे कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम। सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। 1996 से पहले सीट पर था कांग्रेस का कब्जा। 1996 के चुनाव में पहली बार जीते फग्गन सिंह। फग्गन सिंह ने मंडला को बीजेपी का गढ़ बनाया। 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार जीते कुलस्ते। सियासी इतिहास बताता है कि यह सीट बीजेपी के लिए मुफीद है, लेकिन मौजूदा समीकरण अपनी कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। मंडला में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 8 में से 6 विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। महज 3 सीटों पर ही बीजेपी के विधायक हैं। 2023 में निवास सीट से हारे फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट पर आदिवासी वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। कुल 20,74,000 वोटर्स वाली इस सीट पर 52% से ज्यादा मतदाता आदिवासी वर्ग से आते हैं, यानी यहां आदिवासी ही हार जीत का फैसला करते हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। पार्टियों के दिग्गज लगातार दौरे कर आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 24 के सियासी संग्राम में आदिवासी किसका साथ देंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में हुए वोटर टर्नआउट के बारे में बात करें तो 68.96% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो विस्तार विशेष के चुनावी विशेष में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।